वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का तीसरा पाठ वारे हमदर्द इसका भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि वारे हमदर्द इस हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से हास्य विनोद को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि हमदर्दी एक सीमा तक अच्छी होती है, किंतु कभी कभी वह पीड़ादायी बन जाती है। एक बार एक कार से लेखक की साइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनकी एक टांग टूट गई। सहानुभूति जताने वाले लोगों ने उन्हें सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर दिया। अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक घबरा गए। सार्वजनिक अस्पताल तो लेखक के अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलन का स्थान है। लेखक को अपनी टांग से ज़्यादा उन लोगों की फिक्र थी जो उनसे हमदर्दी जताने आने वाले थे। ये हमदर्दी जताने वाले लोग भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ मात्र औपचारिकता निभाने आते हैं, तो कुछ फुर्सत मिलने पर आते हैं। इनके लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। तो इसी प्रकार हमने देखा था कि लेखक की टांग टूटने पर क्या क्या हुआ था। पहले भाग में देखा था, अभी दूसरे भाग में देखेंगे हम। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। और पहले तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, इसके मारे जो मरीज अर्थात पेशेंट होता है उसे नींद नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत आती है तो जो मिलने वाले आते हैं उसी के लिए जागना पड़ता है। और खासकर जो औपचारिकता निभाने आते हैं वो उनको खास दया नहीं होती, हमदर्दी नहीं होती, लेकिन वो क्या करने के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं कि चलो जाएंगे बाबा, नहीं गए तो लोग क्या बोलेंगे, अगर वो आए थे इसीलिए हमें जाना है, ऐसी फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं तो उनके लिए भी जागना पड़ता है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। तो लेखक कहते हैं जो सूरत दिखाने आते हैं, मतलब सिर्फ बताने आते कि हम आए थे बाबा, दूर के रिश्तेदार हो या फिर कोई ऐसे लोग हो, वो सिर्फ आने के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए। तो लेखक ने सोचा कि आज मैं बिल्कुल भी आँख नहीं खोलूँगा, अगर कोई भी आए मैं आज पूरा आराम करूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। और लेखक कहते हैं कि आज मैंने सोचा था कि मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा, लेकिन उनके ऑफिस के जो बड़े बाबू मतलब उनके जो बॉस है वो आए थे और लेखक सोए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि वो सोए हुए हैं, लेकिन वो वैसे नहीं चले गए कि चलो वो आराम करने दो, पेशेंट है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अगर वो बिना देखे बिना मिले चले जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं आया था मिलने के लिए। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया और लेखक को मतलब जगाना शुरू किया, धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी लेखक नहीं जागे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो उन्होंने क्या किया, उनको मतलब जहाँ उनको दर्द था, जहाँ उनकी टांग टूटी थी, टूटे हिस्से पर उन्होंने ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो, तो उनको पता था कि अभी ऐसे नहीं जागेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हद की, जो टूटी हुई टांग है उसके ऊपर ही उन्होंने ज़ोर से दबाया। और लेखक चीखते हुए जैसे ही आँख खोली तो उन्होंने क्या कहा, कहिए अब दर्द कैसा है। मतलब देखो क्या करते हैं लोग, पहले दर्द भी देते हैं और फिर पूछते भी है। कितना दिखावा है, कितनी फॉर्मेलिटी है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। और
जो मोहल्ले वाले अर्थात जो कॉलोनी वाले होते हैं, तो वो अपनी फुर्सत से जब उनको फुर्सत मिलती है तब आते हैं कि चलो बाबा आज फुर्सत है हमें तो जाएंगे। तो सोनाबाई की नाम की एक महिला आई, लेकिन वो अकेले नहीं आई, अपने 4 बच्चे साथ लेकर आई। और लेखक को लगा कि आज फिर से कोई दुर्घटना है, आज फिर से कुछ न कुछ तो बुरा होने वाला है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। देखो 4 बच्चों को तो साथ में लाई। वैसे तो अस्पताल में छोटे बच्चों को ले जाना अच्छी बात नहीं होती सेहत के लिए या पेशेंट के लिए, लेकिन फिर भी वो लेकर गई। वो कोई जैसे ऐसे आई थी जैसे कोई हम गार्डन में जाते हैं और गार्डन में जाकर कोई बंदर दिखाते हैं, देखो ये देखो जैसे। तो वो लेखक की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, ये देखो चाचा जी। अभी सबको पता है ये चाचा जी है, लेकिन वो ऐसे दिखा रही है जैसे वो गार्डन में जाने के बाद, चिड़ियाघर दिखाने के बाद, जैसे कोई अपने बच्चों से कहते हैं कि ये देखो बंदर, जैसे कोई मैं बंदर था ऐसे वो मुझे दिखा रहे थे। तो ऐसे जो हमदर्दी जताने वाले से जो लेखक है वो बहुत परेशान थे। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। देखो सोनाबाई के बच्चों ने आकर ही भगदड़ मचा दी। कोई बच्चे खेलने लगे, वो भी हॉस्पिटल में। देखो वहाँ तो शांति चाहिए। फिर कोई एक कुर्सी पर चढ़ा तो कोई मेज़ पर अर्थात टेबल पर चढ़ा। और सोनाबाई की जो छोटी लड़की है वो शीशी मतलब जो बॉटल है दवाई की वो लेकर कथकली मतलब एक डांस का प्रकार है, जैसे वो डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। और जैसे एक बच्ची डांस कर रही है, एक कुर्सी पर चढ़ा है, कोई मेज़ पर है। और रप रप की आवाज़ से लेखक का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित किया तो देखा तो जो सोनाबाई का लड़का है वो जो रेत की थैली से जो टांग लटक रही थी तो उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। और मैं उसे बोलना चाहता था कि अरे भाई ऐसे उस पर बॉक्सिंग नहीं करते, ऐसे मैं कहना ही चाह रहा था। तो दूसरी ओर सोनाबाई की जो लड़की है जो कथकली डांस कर रही थी दवा की शीशी लेकर, बॉटल लेकर, उसने वो पटक दी, मतलब उसके हाथ से वो दवा की बॉटल गिर गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर गई कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। देखो सोनाबाई ने लड़की को नहीं डांटा कि आपने चाचा जी की जो बॉटल है मेडिसिन की वो क्यों तोड़ी, सिर्फ घूरा। और क्या कहा, बात को कैसे घुमाया, क्या कहा उन्होंने कि अरे भैया पेड़े खिलाओ, जैसे दवाई वो जो बॉटल है वो गिर गई तो दवा गिरना शुभ होता है। कहाँ जोड़ देते हैं लोग, कहाँ की घटना किस घटना से जोड़ देते हैं। दवा गई अर्थात बीमारी गई। तो ऐसे वो कहने लगी, गलती होने पर भी अपनी गलती को वो कैसे संभाल ले रही है। तो लेखक कहते हैं इसे 2 घंटों तक चला और लेखक का जो आराम है वो हराम हो गया। लेखक आराम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे। लेखक सोना चाहते थे, बड़े बाबू ने जगा दिया, वो भी उनके टांग पर दबाते हुए फिर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दर्द कैसा है। सोनाबाई आई, 4 लड़कों के साथ आई। और फिर लेखक कहते हैं सोनाबाई गई तो क्या कहकर गई कि मैं फिर आऊँगी। तो लेखक अंदर ही अंदर काँप गए, अभी ऐसा किया तो बाद में क्या करेगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे ही एक दिन टैक्सी के सामने आकर रुकी और जो कुछ लोग तो हद कर देते, औपचारिकता निभाने वाले, फॉर्मेलिटी निभाने वाले, और जो दूसरे गांव से आने वाले रिश्तेदार है। एक दिन जो टैक्सी है वो हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़
रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। और देखो, एक व्यक्ति आया और लेखक के छाती पर गिरकर वो रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हाय तुम क्या हो गया, जो कार वाले ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया उसका सत्यानाश हो। कोई भला रोता है क्या एक्सीडेंट होने पर? जो सचमुच हमदर्दी जताने वाले ऐसे रो धोकर किसी को परेशान नहीं करते, किसी का हौसला नहीं तोड़ते, लेकिन यहाँ तो वो रोना धोना शुरू किया है उसने, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? तो लेखक कहते हैं, मुझे जो हुआ सो हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, लेकिन तुझे क्या हुआ, तू क्यों इतना रो रहा है? मैं तो इतना नहीं रोया। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया और कुछ बहुत समय तक वो मुंह गड़ाए हुए रोता रहा। उसने देखा भी नहीं लेखक का चेहरा और उसका रोना कुछ कम हुआ तो गर्दन से, उसकी जो छाती से गर्दन हटाई और आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं, अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। तो देखो, वो जब लेखक से उसने आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। उसे पता चला कि अरे ये तो नहीं है जो पेशेंट को मैं देखने आया था। और फिर वो क्या कहने लगा कि माफ़ करना, लोग भी गलत कमरा बताते। उसका रोना एकदम बंद हो गया और वो क्या कह रहा है, आजकल लोग ठीक तरह से बताते नहीं, मैं गुप्ता जी से मिलने आया था, शायद वो बगल वाले कमरे में है। हैं हंसते हुए अपनी गलती से संवारते हुए वो आगे चला गया। और फिर अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए थे। देखो, उस पर तो गुस्सा आया। और लेखक कहते हैं कि जो रोने की आवाज़ वो मेरे छाती पर गर्दन रखकर रो रहा था, वो मुझे अभी पड़ोस के कमरे में गुप्ता जी के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी का तो गुस्सा आया, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों ज़्यादा गुस्सा आया? क्योंकि लेखक की पत्नी को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे वो टैक्सी से उतरे अंदर आ गए, रोने लगे, तो पत्नी को लगा कि चलो बाबा, इसने तो पैसे नहीं दिए तो मैं देती हूँ। और उन्होंने तो लेखक की पत्नी ने उसे उसके टैक्सी के पैसे दिए, इसीलिए लेखक को और ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। तो देखो, हमदर्दी जताने वाले लोग कौन से भी आ सकते हैं अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए। जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते वो भी हमारे घर पर आ जाते हैं, अस्पताल में आते हैं। और लेखक कहते हैं, हमारे शहर में एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। तो उनकी बेतुकी निरर्थक कविता होती है, कोई भी अर्थ नहीं होता, और वो कविता सुनने से सारा शहर परेशान है और उनको देखकर ही लेकर भाग जाते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहे झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। और वो आए और फिर क्या कहने लगे, मैं 4-5 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, और लेकिन मैं कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। वो दिखाना चाहता है कितना बिजी था। और वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कविता लिखी है, और कविता उन्होंने शुरू भी की है। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। देखो, ये कविता उसने लेखक के ऊपर बनाई है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो,
बोल बेटा, अब भी मुझसे भागोगे? मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। और ऐसी कविता उसने लेखक के सामने प्रस्तुत की। और जैसे कविता समाप्त होते ही वो लेखक से पूछने लगे कि एक आँख से जैसे ऐसे पूछ रहे, देखो कविता कितनी अच्छी बनाई, या कैसी है, तुम्हें तो दाद देनी ही है। या दूसरी आँख से ऐसे बोल रहे हैं, अभी तो कविता सुननी पड़ी ना बेटा, आप कहाँ भागोगे? क्योंकि भागने के लिए तो उनकी टांग टूट गई थी, अभी तो वो बिस्तर पर लेटे थे, पकड़ लिया ना। तो ऐसे अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। और लेखक कहते हैं मैंने उस कवि को तो भगा दिया जल्दी से चाय पिलाकर कि अगली बार जब मिलेंगे तब बहुत सारी कविता सुनेंगे हम तुम्हारी। लेकिन लेखक कहते हैं मैं अभी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मेरी टांग टूटे वहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो। ये बहुत बेदर्द होते हैं, इतना भी नहीं समझते कि पेशेंट को आराम करना है। और इसी प्रकार ये हमारा पाठ समाप्त हो गया है। वाह रे हमदर्द, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।